everyone, good morning to all of you. This is our 10th lecture of quantum mechanics. आज हम पढ़ने वाले हैं postulates of quantum mechanics. तो पहले postulate की बात करते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम होता है ना, सिस्टम, उसके लिए क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है. ऑपरेटर किस पे अप्लाई करते हैं? वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं. किस पे अप्लाई करते हैं? वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं. वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं. साई मान के चल लेते हैं हम इसको. क्या मान लेते हैं हम इसको? साई मान लेते हैं. फॉर एवरी सिस्टम we can represent its physical state in terms of वेव फंक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? साई बोल देंगे. कि हर एक सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को वेव फंक्शन की टर्म्स में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट की बात करते हैं. तो क्या कहा कि जो ये वेव फंक्शन होता है ना, ये वेव फंक्शन, ये क्या होता है? इसके लिए तीन बातें कही जाती हैं. सबसे पहली बात कि ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, होता है नहीं कहते, चलो, कि जो वेव फंक्शन है मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड. क्या होता है? सिंगल वैल्यूड. और थर्ड क्या होता है? फाइनाइट. क्या होता है? फाइनाइट. तीनों बात बहुत अच्छे से पहले लिखते बाद में लिखते कोई मतलब नहीं, लेकिन जब लिखेंगे कि वेव फंक्शन के बारे में हम क्या लिख रहे हैं, तीनों ही बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है. फंक्शन जो है वेव फंक्शन, वो कॉन्टिन्यूअस होता है. क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और फाइनाइट होता है. क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और फाइनाइट होता है. तो अगर मैं एक सेकंड के लिए सिंगल वैल्यूड की बात करूं, ऐसा क्यों कहा गया है कि वो सिंगल वैल्यूड ही होता है, मतलब होना चाहिए, मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड मस्ट बी फाइनाइट. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, सिंगल वैल्यूड होने का मतलब है एक वैल्यू, है ना, एक वैल्यू के उस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो? एक ही हो. वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो? एक ही हो. जैसे कि मैं कह दूं वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू x भी है और y भी है. क्या मतलब होगा इसका? या 2 है और 5 है. तो मैं इसको मान लो एक ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ. ये फंक्शन है और ये मान लो x से पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो मैं अगर आपको कह दूं कि कोई फंक्शन है, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है उसका, ठीक है, x पे अगर मैं सीधे 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 जाते जाऊं तो मुझे यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मुझे क्या मिला? x की दो वैल्यूज मिली. x की क्या मिली? दो वैल्यू मिली. तो क्या मैं यहाँ से ये बता सकती हूँ कि x की वैल्यू जो है वो तो दो हैं? ठीक है, मैंने बता दिया, एक नहीं है, सिंगल वैल्यूड नहीं है. तो क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल होगा? ये ग्राफ क्या होगा? नॉट एक्सेप्टेबल. अब आप कहोगे कि आपने तो बता दिया, ग्राफ से तो हम भी बता देंगे, पर ऐसा होता क्यों है कि सिंगल वैल्यूड है, एक ही वैल्यू क्यों होनी चाहिए? तो आप मुझे एक बात बताएं, जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं हम एग्जैक्टली? सोचें आप ज़रा कि हम जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? x, सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो मतलब 1D, y एक्सिस भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 2D, z भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 3D. लेकिन मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे होते हैं? पोजीशन की. किसकी बात कर रहे होते हैं? पोजीशन की. अब मैं कह रही हूँ आपसे, उसका मतलब है कि जो ये इंसान है ना, ये क्या है? मैं इंसान बोल रही हूँ कि जो कोई भी एक बंदा है भाई, मैंने उसका कुछ वेव फंक्शन है कोई भी, मैं उसके लिए कर रही हूँ, इसकी पोजीशन हम चेक कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ये कैसे मुमकिन है? फिर आप कहोगे कि मैडम मुमकिन है. बिल्कुल मुमकिन है. आप अभी तो यहाँ पे थे, अभी आप यहाँ पे हो, पॉसिबल है ये तो. हाँ भाई, पॉसिबल है. लेकिन क्या आपको एक बात याद है? हमने क्या कहा था कि जो हम पढ़ेंगे ना वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उनको क्या मान के पढ़ेंगे? टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट. आप भूल गए? हमने एक चीज़ पढ़ी थी
कि साई को लिया था हमने, वो फंक्शन माना था एक्स और टी का ऐसे, और एफ ऑफ एक्स लिया था और जी और टी लिया था ऐसे कुछ करके, पता नहीं प्लस कुछ था यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट नहीं कर दिया था कि क्यों किया था, क्योंकि ये देखा गया कि जो वेव फंक्शन है ना, एक तो क्लासिकली अगर हम पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो ईजी है, ठीक है, कि उसको टाइम के, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरी पोजीशन ये है, आफ्टर सम टाइम मैं यहाँ हूँ, चेक कर लेते हैं मेरी पोजीशन क्या है। लेकिन किसी भी बहुत छोटे से पार्टिकल के लिए ये चेक करना कि वो 1 सेकंड पहले कहाँ था, कुछ सेकंड बाद कहाँ है, या कुछ मिनट पहले कहाँ था, कुछ मिनट बाद कहाँ है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि छोड़ देते हैं, टाइम को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस को पढ़ेंगे जो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं आपको कहूँ, अब तो टाइम यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब तो ये मुमकिन है कि मैं अब कह दूँ कि उसी टाइम पे मैं यहाँ हूँ और उसी टाइम पे मैं यहाँ हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा तो तब भी मुमकिन नहीं है जब मैं एक आत्मा हूँ, है ना, ऐसा मैं एक आत्मा हूँ, मैं भूत बन जाऊँ, तब भी पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो है ना, खैर तो ये मुमकिन है नहीं। तो क्या हुआ, ये चीज़ होगी यहाँ से कि जो वेव फंक्शन है ना हमारे पास, वो क्या है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और उसी की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे ले लेती कि वेव फंक्शन की 2 वैल्यूज हो सकती, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, इतनी 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है, हो सकती हैं। फिर बाद में बताया जाए कि तुम कह तो रहे हो कि वेव फंक्शन की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, पर इसका तो ये मतलब निकल रहा है कि फिर 2 वैल्यूज हैं, तो पोजीशन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन की 2 पोजीशंस हैं, फिर तुम, इसका मतलब तो हो गया कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पर हम तो पढ़ने वाले थे टाइम इंडिपेंडेंट, तो हम जहाँ से बेस शुरू हुआ है, जो पहली शर्तें कंडीशंस रखी गई हैं, वो तो हमें फॉलो करनी होगी ना। तो कहाँ से आई है ये चीज़, इधर से आई है ये चीज़, टाइम इंडिपेंडेंस। अब पता है क्या सीन है, हम ना इन चीज़ों को लिखी हुई है बुक्स के अंदर, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, रट लेंगे एक दिन में। वो जो वेव फंक्शन है उसके लिए जो सिस्टम है, फिजिकल स्टेट है उसकी, कोई भी उसके लिए हर एक वेव फंक्शन, मतलब हर एक फिजिकल स्टेट के लिए वेव फंक्शन दिया गया है। हाँ, और जो वेव फंक्शन होता है वो सिंगल वैलिड होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, फाइनाइट होता है, रट लिया, ठीक है, पेपर में बैठे। कॉन्टिन्यूस तो होता है, वेव फाइनाइट भी होता है। एक और चीज़ क्या थी, ध्यान नहीं आ रही, ऐसा होता है, बहुत होता है और होगा भी, रटते हैं ना बच्चे तो होता है। तो क्या सीन है कि मेरे साथ भी हुआ है, पता है क्या हुआ, मैं इस चीज़ से तो इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। क्या हुआ था कि मैंने पेपर में ये कुछ, तब इतना ध्यान होता है बच्चों का, भाई थोड़ा, शायद ग्रेजुएशन की बात है ये, तो मेरे पास तो फिजिकल केमिस्ट्री थी मास्टर्स में, स्पेशलाइजेशन में, तो तब तो क्वांटम थी ही। तो मैं ना पेपर में लिखते लिखते यही भूल गई कि कॉन्टिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है, एक और चीज़ थी, पता नहीं क्या थी, याद ही नहीं आई, 2 लिख ली, छोड़ आई। खैर, तो क्या हुआ कि सिंगल वैल्यूड हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बारी फाइनाइट की भी, कॉन्टिन्यूस की भी बात करेंगे, फाइनाइट की बात करते हैं एक बारी। फाइनाइट का क्या होता है कि यहाँ से साफ करते हो इसको, पहले वाले पोस्टुलेट को, काफ़ी कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा ऐसे तो। फाइनाइट की बात करते हैं, मेरे को लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट था जो मैंने अभी बताई, सिंगल वैल्यू। फाइनाइट की बात करते हैं, तो फाइनाइट के केस में बात करें तो क्या होता है कि इसने कह दिया वेव फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हो, फाइनाइट क्यों होनी चाहिए, हम जानना चाहते हैं ये। तो क्या हुआ कि फाइनाइट होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू फाइनाइट होने का मतलब क्या है, पोजीशन को तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मान लो ये ऐसे, ठीक है, ये आपको बता रही हूँ कि पोजीशन के बाद से रिलेटेड हम इसको पढ़ रहे हैं, एक ही कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, एक्स में वेव फंक्शन को। ये अगर इन्फिनिटी में बोल रही हूँ आपको, तो अगर मैं पोजीशन ही इनफाइनाइट कर रही हूँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉक्स नहीं दिया मैंने आपको, कोई एक स्पेसिफाइड एरिया नहीं दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने जस्ट बोल दिया खुला एरिया पड़ा, खुला मैदान है, देख लो भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ है। अगर पोजीशन ही भाई उसकी इनफाइनाइट अगर मैं बोल रही हूँ, वेव फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो हमने तो ये पढ़ा था कि अगर मैं वेव फंक्शन का कर दूँ स्क्वायर,
अगर मैं क्या कर दूं, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दूं तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, आप खुद से समझ ले पार्टिकल, ठीक है, या फिर पार्टिकल बोल लूँ, आप बस ये समझ ले कि मैं एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रही हूँ। बस इलेक्ट्रॉन को मैं इसलिए बोलती रहती हूँ क्योंकि हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं आना जाना नहीं है, मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रॉन के घर हम आना सब मस्ती मजाक की बात। खैर, तो क्या है कि यहाँ पे हमने कह दिया कि ठीक है इनफाइनाइट पोजीशन है उसकी इंफिनिटी पे, मान लो वेव फंक्शन भी इनफाइनाइट हो गया। वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि फिर वेव फंक्शन का स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी अगर, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट, तो सिर्फ इनफाइनाइट लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, इन्फिनिटी लिख देती हूँ सिर्फ इसको। तो प्रोबेबिलिटी किसी के भी पाए जाने की इन्फिनिटी कैसे नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है किसी के पाए जाने की, 1 होती है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं होती प्रोबेबिलिटी कभी भी। मतलब मेरे इतना सा कोई एरिया, ये ग्राउंड है, मेरे यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, ठीक है, ऐसा है। मतलब मैं वही है, सिक्का उछालो हेड या टेल क्या आएगा बताओ, फिर क्या कहें हम, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी, ये तो हमने हमेशा से पढ़ा है। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है, पढ़ा है ना ये हमेशा। प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, कभी भी नहीं होती ना 1 से ज़्यादा, तो इन्फिनिटी तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये बात आ गई कि इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पहुँच, मतलब यहाँ पे पहुँच गए कि हम बोल तो कुछ भी देते हैं, रिजल्ट क्या होगा उसका, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते फिर रिजल्ट बगैर सोचे। तो कोई बोल दे कि फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, जब कह दिया कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती तो तुम कैसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट हो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वेव फंक्शन है दैट मस्ट बी फाइनाइट, दैट मस्ट बी फाइनाइट। सिंगल वैल्यूड का आपको समझ आ गया है, फाइनाइट भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देखिए, पर मैंने ऐसा मतलब स्किप करें, पीछे जाएं और देखें उसको रिवर्स करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से इस बात को कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास वो है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, वैसे कॉन्टिन्यूस का सच कुछ हो नहीं है, देखो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसने बोला है कि जो वेव फंक्शन है ना हमारा वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये ना कुछ ग्राफ्स के हिसाब से हम क्या करते हैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कॉन्टिन्यूस होने का बस ये मतलब है, तो क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूस होने का, देखो ऐसा होता है कि मान लो मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाती हूँ एक चीज़। देखो क्या होता है, मान लो मैं आपको कह दूँ, ये ना थोड़ा अच्छे से समझ आ पाएगी आपको कि कॉन्टिन्यूस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो मान लो मैं ऐसे ही क्या कर रही हूँ, एक प्लॉट बना रही हूँ, ठीक है, ग्राफ मैंने क्या किया, प्लॉट करा। यहाँ पे ना क्या है कि मैंने कह दिया कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए वेव फंक्शन, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कैसे कॉन्टिन्यूस, मतलब क्या ये कॉन्टिन्यूस है क्या, ये ऐसे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ओके, ये ऐसे कॉन्टिन्यूस है। मैं आपको अगर बना दूं ऐसे, इसको ऐसे कुछ बना दूं, क्या ये अब कॉन्टिन्यूस है, क्या ये बीच से ऐसे इधर से ब्रेक नहीं हो गया है। अब पोजीशन बताने को कह दूं आपको मैं, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम, क्या यहाँ पे कंटिन्यूटी है वेव फंक्शन की, नहीं है, नहीं है। मतलब मैंने जैसे इसको समझा है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कंफ्यूजिंग है, पता है मैंने जैसे इसको समझा है, जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में, मेरा मानना ये है कि ये कुछ ऐसा है कि पोजीशन चेक कर रहे हैं हम, और मैं कह दूँ कि यहाँ पे ना ये बॉक्स है, इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहीं भी इधर उधर इधर घूम रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस होने का मेरे अकॉर्डिंग जो है कि ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है जैसे भी घूम रहा है, लेकिन अचानक से मैं जस्ट इसको एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कैसे मैंने इसको रिलेट किया। अचानक से ये मतलब यहाँ आने की इसकी प्रोबेबिलिटी मैं पूछूँ आपसे, बता दो यहाँ की क्या है। मतलब ऐसा कुछ कि मैं बच्चे को सिखा रही हूँ 2 की टेबल, 3 की टेबल और 49 की टेबल पूछूँ, 17 की टेबल पूछूँ,
कॉन्टिन्यूस नहीं है मेरा पढ़ाना। मैं अगर आपको 1D बॉक्स से शुरू करूँ और वो वैसे, तो ऐसा कुछ है कि अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बताना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये अब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी वैल्यू वेव फंक्शन की? एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो ठीक है, आपने हमें बता दिया कि अब हम इसका यूज़ क्या करें, मतलब हम कैसे वेव फंक्शन को चेक करेंगे? तो देखिए, आपको कतई चेक नहीं करना है वो कंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, कुछ चेक नहीं करना आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के, सिर्फ इस पे ध्यान दें अभी, ठीक है। जब आप फर्दर क्वांटम को स्टडी करना चाहेंगे तो ये चीज़ें आप सीख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी, एकदम निचोड़ी जाएंगी आपके अंदर से ये चीज़ें। तो अभी के लिए आप बस इस पे ध्यान रखें, आपको कहीं कुछ नहीं बोला जाएगा कि ये चेक करके बता दो कॉन्टिन्यूस है, सिंगल वैल्यू, मतलब आपके एग्जाम्स में तो आई थिंक नहीं पूछने वाले हैं। तो ये सब था, उम्मीद है आपको सेकंड पोस्टुलेट समझ आया होगा। मैंने इसमें बहुत अच्छे से टाइम लगाया है, भूल के नहीं आना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं मचा के आनी है कि क्या था। पहला क्या था, हर फिजिकल स्टेट जो सिस्टम होता है उसके जो फिजिकल स्टेट होते हैं सबके लिए एक वेव फंक्शन दिया गया। फिर वेव फंक्शन तो दे दिया, अब कुछ कंडीशन तो बता दो भाई, बता देते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन है कि जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। उन्होंने क्या बता दी, कंडीशंस बता दी कुछ, ठीक है। मुझे शायद एलर्जी हो गई है यहाँ पे इसकी वजह से। तो अब बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 3, ठीक है। इसकी बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 की। तो पोस्टुलेट नंबर 3 क्या हो, हर एक बुक में फिर से बता रही हूँ, कुछ भी पोस्टुलेट दे रखा होता है तो ज़्यादा सीरियस ना लें इन चीज़ों को, बिल्कुल भी। जो समझ आ रहा है उल्टा पुल्टा तो समझे नहीं, पर ऐसा है कि समझ नहीं, अपने दिमाग से लिखते हैं। और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो भाई जो लैंग्वेज दे रखी है उसको थोड़ा सा मतलब उसमें लिखने की कोशिश करें। तो ये बोल दिया, तो पढ़ा हुआ है हमने पहले। इन्होंने कहा ये पोस्टुलेट ही है एक कहता है कि जितने भी वेव फंक्शन होते हैं ना, जब हम उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें एक आइगन वैल्यू मिल जाती है और अनदर फंक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाती है हमें? एक आइगन वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। एक आइगन वैल्यू मिल जाती है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी, यानी कि कोई भी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी वेव फंक्शन पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वेव फंक्शन मिलता है अनदर, नया वाला, एकदम नया। और वो वेव फंक्शन जो है कोई भी कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाइड होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किससे रिलेटेड हो गया ये वाला जो पोस्टुलेट है? आइगन वैल्यू से। इसको ना आइगन वैल्यू पोस्टुलेट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? आइगन वैल्यू पोस्टुलेट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पोस्टुलेट है कि जो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इसमें तो आई थिंक और तो कुछ है नहीं बताने का। आइगन वैल्यू से रिलेटेड बस यही लिख के आना है आपको कि ऐसे ऐसे कोई फंक्शन है, उसके ऊपर अप्लाई कर दो कोई भी ऑपरेटर और नया फंक्शन मिल जाएगा, और वो जो फंक्शन होगा जो नया वाला वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू विल बी नोन एज आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आइगन वैल्यू पोस्टुलेट होता है। फोर्थ की बात करता है, ये बड़ा अच्छा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू की बात करता है। एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू के अंदर क्या होता है कि अगर मुझे कोई ऑपरेटर दे दिया, अगर मुझे कोई दिया हुआ है ऑपरेटर, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है, किसके लिए होती है? एरर फ्री मेजरमेंट अगर हमें करनी है, अगर मुझे एरर फ्री, हम कहेंगे कि ज़रूरत क्या है इसकी, तो भाई ज़रूरत इसलिए है इसकी, यदि आप करना चाहते हैं एरर फ्री मेजरमेंट्स ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, ठीक है, तो क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल जाती है, एवरेज वैल्यू निकाल जाती है। एक दूसरा फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू होते हैं ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बंद कर दो, दो ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ऐसे बंद कर दो इसको। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जो मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है हमारी, वो क्या होती है हमारे पास? साई स्टार ए स्टार साई डीटो, साई स्टार ए स्टार
साई डीटा, और इसको ना ऐसे गोल गोल से बंद कर दो, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, गोल गोल से बंद कर दिया है। तो क्या होता है इसके अंदर ना, आप एक बात ध्यान रखें कि जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है ना, उसको ना हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास ये तरीका, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा ना हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बहुत सारे बुक्स में दे रखा होता है ए कैप डीटो, और यहाँ पे दे देते हैं साई स्टार कुछ डीटो, ऐसे करके दे देते हैं, ये एवरेज वैल्यू होती है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने इंटीग्रेशन लगाया है, और इंटीग्रेशन पहले तो अब आप कहेंगे कि भाई मैम ये तो आपने पहले इंटीग्रेशन बताया ऐसे होता है, अब आप बना रहे हैं एक गोल चक्कर। अब ये गोल चक्कर किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी x y z a to z जितनी भी वैल्यूज़ हैं कोऑर्डिनेट की, तो दिखा रहा है इसको, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो दिखा रहा है इसको, एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, या ऑल वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट, ये होता है। ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, अरे 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 यहाँ नहीं लिखा क्या, साइड ये हो गया। तो क्या होता है, हम उसको फर्दर डिराइव करते हैं तो ये वैल्यू ना 1 निकलती है, इस वजह से इसको यहाँ से गायब कर देते हैं और ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ये जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, ये इस वाली वैल्यू को, तो क्या होता है, इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 1 आ जाती है, और ना इसको फिर 1 आ गया तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता, तो इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं, ये वाली वैल्यू छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ था, क्योंकि ये मानना होता है हमें, ठीक है, कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब बात करें अगर हम कि आपने तो कह दिया इसको 1 होती है, 1 क्यों होती है, क्यों आप हमें ये बहका रहे हैं कि ये 1 होती है। तो बच्चों क्या होता है, जो वेव फंक्शन होता है ना, नॉर्मलाइज होना ही होना चाहिए, है ना। ऑर्थोगोनल पढ़ा था, नॉर्मलाइज नहीं है बनाओ, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला नहीं था ये फॉर्मूला, वही वाली चीज़ यहाँ पे 1 उठा के पुट कर दो, ये चीज़ बच गई यहाँ पे, दैट्स इट, हो गया ना, बस ये चीज़ थी यहाँ पे। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन तो है ही, हटा दो इसको यहाँ से और ये बन जाएगा हमारे पास एवरेज वैल्यू। तो ये थे हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स तो एक दो और बोले जाते हैं। एक पोस्टुलेट है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है ना, अरे एक दो क्या, ये तो है ही, हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या कहता है कि जितनी भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल या फिर मीजरेबल क्वांटिटीज हैं, उन सबको हर्मिशियन ऑपरेटर के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। एवरी फिजिकली ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज हर्मिशियन ऑपरेटर और इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज वैल्यू आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। नहीं आए तो प्लीज आप एक बार इसको थोड़ा पीछे जाएं और चेक करें। तो क्या होता है, साई आई ए कैप साई डीटा हो गया, और एक इसके इक्वल होता साई जे ए कैप साई आई, यहाँ पे हो गया डीटा और यहाँ पे हो गया स्टार, यहाँ पे हो गया स्टार। ये होता था हर्मिशियन के, इन इसके टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक वेव फंक्शन को, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, हर्मिशियन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात बस कहने के लिए है कि जितने भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होंगे, मतलब ये बात बस याद रखें आप। एक तो ये बात तो है ही कि जितने भी अपने ऑपरेटर्स होते हैं क्लास, मतलब जितनी भी मेजरेबल या फिर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, हम सबके लिए क्या किया है, क्वांटम ने ऑपरेटर दिया है। एक छोटी सी बात ये होती है कि जो कोई वेव फंक्शन है आपको बताना है, पता करना है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो भाई वो सिर्फ तब ही एक्सेप्टेबल होता है जब जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 100% होती है, या फिर हम कह सकते हैं 1 होती है। प्रोबेबिलिटी जो है या तो 100% हो या फिर 1 हो, तो ही हम क्या कह सकते हैं कि जो वो वेव फंक्शन है ना वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। वेव फंक्शन क्या है, एक्सेप्टेबल सिर्फ तभी माना जाता है कि जब वो 100% प्रोबेबिलिटी हो उसकी या फिर 1 हो, ठीक है बस। और इसी को हम बोल देते हैं कि नॉर्मलाइज है वो, ठीक है। यानी कि वो वही वाली बात होगी ना कि नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो वो एवरेज वैल्यू में भी कवर होगी ये बात। तो पर आप ये अलग से लिख दें, या तो एवरेज वैल्यू वाली बात है ना उससे पहले लिख दें, ताकि फिर आप बता सके एज पर 4th या फिर 5th पोस्टुलेट
कि वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए वेव फंक्शन, और फिर ये अपना हो जाएगा एवरेज वैल्यू वाला। ठीक है, तो ये थे हमारे पोस्टुलेट्स। इसके अलावा अब हमारे पास बिल्कुल आज का आखिरी टॉपिक है, आज का क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं, इसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं ना पेट या कस लो अपनी, कुर्सी या कस लो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जितना भी आसान बना के मैं इसको आपको समझा सकूँगी मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही जो लेक्चर हमारा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि वो तो भाई अलग ही टॉपिक है, दुनिया ही अलग है उसकी। तो इसके लिए हमने करना है एक एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या होता है, जो स्क्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी, वेव इक्वेशन, वो क्या थी, कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ी मतलब ज़्यादा वो नहीं थी, वो क्या कर पाई, सिंपल जो सिस्टम्स है ना उनके लिए मतलब आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर हमें उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो भाई ये कहती है कि मतलब उसने बहुत सारा काम किया है, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल मेन वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन के लिए जो इक्वेशन थी वो तो स्क्रोडिंगर ने ही दी है, फिर भी आप कह रहे हो कि उसने तो कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ करा है। लेकिन क्या हुआ था, वो जब वो चीज़ें अप्लाई कर दी तो ना रिजल्ट्स जैसे चाहे थे वैसे नहीं आए। तो ये जो पोस्टुलेट्स थे, तो ये सारी चीज़ें ना इस वजह से अप्लाई, मतलब कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह दिए गए थे कि भाई हम इसको और मॉडिफाई कर सके और ज़्यादा यूजफुल बना सके, बेनिफिशियल बना सके, तो इस वजह से हो गया था। तो क्या हुआ, जो ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट होते हैं सिंपल सिस्टम्स की, उससे हमें ना सफिशिएंट क्या मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं हम, इससे हमें क्या मिल जाता है, एक जो छोटा पार्टिकल है, कोई भी मैक्रो पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी, उसके लिए हमें जितनी भी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो निकल जाती है। क्या होगी, जैसे पोजीशन पता कर लेते हैं हम आसानी से, जो कि हम क्लासिकल में नहीं कर पाते थे। ठीक है, एनर्जी पता कर लेते हैं, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, पता कर लेते हैं। ठीक है, और हम मोमेंटम पता कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा, जो सबसे मतलब बात करें अगर एप्लीकेशन की, स्क्रोडिंगर एप्लीकेशन की, तो वो क्या है, बहुत ही सिंपल साधारण सी है, लेकिन क्या होता है कि रिजल्ट बड़े अच्छे देते हैं, मतलब बहुत अच्छे हो गए। ऐसा नहीं होता है छोटी दुकान मीठे ऊंचे पकवान, ऊंची दुकान मीठे फीके पकवान, ऐसा कुछ। पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहती है कि ये ना क्या कर देती है, सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है, एकदम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है अपनी, इससे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी वाली एप्लीकेशन एक, कि अगर मेरे से कोई पूछ ले कि कोई बॉक्स दे देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर बता दो पार्टिकल के होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, उसकी क्वांटाइजेशन एनर्जी क्या है, क्वांटाइजेशन एनर्जी। तो अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके अंदर आएंगे 1D 2D बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आते हैं। लेकिन अब मेन अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो क्या बता देता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बता देता है। निकाल लेंगे हम सारी चीज़ें 1D बॉक्स के अंदर। ठीक है, फ्री एनर्जी बता देगा, सॉरी फ्री एनर्जी नहीं, 0 पॉइंट एनर्जी क्या बता देगा, 0 पॉइंट एनर्जी बता देगा। ठीक है, वेव वो क्या होता है, वेव कर्व्स होती हैं कुछ, वो बता देगा। तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग जाती हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर, बहुत बड़ी बात, क्वांटम नंबर्स हमें आसानी से पता लग जाते हैं। और वो जो स्टेट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नहीं निकालते थे, जैसे हम कहते थे कि तुम्हारे पास हेड है और टेल है, मतलब 2-3 चीज़ें, तो सिक्के को उछाल रहे हो, पता कैसे चलेगा, तो 2 बार उछाल रहे हो, HH आ गया, TT आ गया, HT आ गया, TH आ गया, ऐसे कुछ होता था। मतलब वैसे तो इसको एक ही बार में लिख लेते हैं, पर अगर पहले ये आ गया दूसरे में ये आ गया, तो ये चीज़ है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई भी एनर्जी स्टेट्स होती है बहुत सारी, फिर आगे पढ़ लेंगे इसको, अब बेवजह कंफ्यूज होंगे। तो बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अब वहाँ पे उन एनर्जी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है ये इसके अंदर, ये जो पोस्टुलेट्स ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको अप्लाई करके आसानी से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये था, एक टॉपिक रह गया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स से हमें डिराइव करनी है। वैसे आप सोचेंगे कि मैडम आपने तो करी थी, हाँ जी करी थी हमने, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ, कुछ खासा डिफरेंस है नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता था कि अगर हमें पूछा जाए क्वांटम मैकेनिकली या फिर क्वांटम पोस्टुलेट्स को यूज़ करके स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या कर दो, डिराइव कर दो,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास सबसे, वैसे मैंने करा रखी है ये, पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ, ठीक है, बिल्कुल 5 लाइनों में। एनर्जी जो होती है हमारे पास क्या होता है, ये आप सोचोगे टोटल एनर्जी लिख दी, नहीं, ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना अपने ये ऑपरेटर्स होते हैं जो क्वांटम में, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को वी से, और टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। वी को हम ना एज इट इज रख लेते हैं, और तीनों एक्सिस के लिए मान लो पढ़ रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, तो वी एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते थे ये कितनी होती है, तो हमने इसको पढ़ा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हमने ये पढ़ा था। हमने फिर क्या किया था, यहाँ से एम वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करी थी, सारे मतलब हमने काफ़ी कुछ किया था, है ना, उस वाले लेक्चर में। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों कि हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं हमारे पास। तो हमने ना यहाँ से ना एक काम किया था कि अगर मैं क्या कर दूँ, टी की वैल्यू मेरे पास एम वी पी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम से डिवाइड कर दूँ, तो एक चीज़ आ जाएगी, एम और एम स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर बाई एम आ जाएगी, और 1/2। यहाँ से ये चीज़ सीख ली थी। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं बात करूँ इन चीज़ों के लिए तो एज सच कोई ऑपरेटर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा ऑपरेटर दिया है अपने क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। ये सिर्फ एक्स की बात है, वाई के केस में वाई आ जाएगा और जेड के केस में जेड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स के केस में आ गया यहाँ पे, तो इन्होंने तीनों के लिए निकाली, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम एज इट इज आ जाएगा, और माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आयोटा एच कट आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, और ठीक है, पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे आ गई थी, ठीक है, प्लस हमारा ये वी हो जाएगा। तो इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी, जहाँ पे हमने क्या किया था, लैप्लेशियन ऑपरेटर को हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस बन गया कि हमारे पास ये चीज़ें ऐसी आ रही हैं, वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, लैप्लेशियन ऑपरेटर इसका नाम रख दिया था। यहाँ से ये चीज़ आ गई थी, लेकिन मैंने अब आपको ये क्यों बताई, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो मुझे आपको मेन बताना था वो ये बताना था कि हमने ना उसके अंदर तो क्या किया था, पहले हटा दिया था इस चीज़ को, मतलब कि लास्ट में आके मैंने बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो एच आई इक्वल्स टू ई साई लिखी थी। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो क्या होता है, जो एच साई होता है अपना ई साई के इक्वल होता है। क्या होता है, हम इससे इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बस इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी, जो एच की वैल्यू है ना वो ई के इक्वल है, एच की वैल्यू ई के इक्वल है, और जो ई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अगर मैं वो यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास एच की वैल्यू जो है वो आ गई है। यहाँ मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ई की वैल्यू ओवरऑल इसको सोल्व करने के बाद कितनी आई थी मेरे पास, वो आई थी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। ये आई थी मेरे पास वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्लस वी आएगा ना इधर, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अब वही वाली बात है कि भाई हम इसको इतना क्यों लेंथी करके चल रहे हैं, जब इसको हम लैप्लेशियन की फॉर्म में लिख सकते, लिख दिया लैप्लेशियन की फॉर्म में, प्लस में ये है ही, और माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम यहाँ से आ गया है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, एच के इक्वल आ गई, क्योंकि हमने उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया। एच के इक्वल आ गई तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, डेल स्क्वायर हो गया, साई हो गया, प्लस यहाँ पे साई लिख दो और प्लस वी साई लिख दो, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक बार वेव फंक्शन इसके साथ, एक बार वेव फंक्शन इसके साथ, है ना। ये ऑपरेटर ही तो है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ही तो हैं, लिख दिया ऐसा। या फिर इसको सिर्फ यहाँ से हटा के एक बार ही लिख दो, इक्वल्स टू हो गया ई साई। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कहा गया कि अगर मैं क्या करूँ, ई साई है इधर, अगर मैं इस ई को इधर ले आऊँ, अगर मैं ई को इधर लेके आऊँगी तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई माइनस ई साई इक्वल्स टू 0 ऐसे आ रहा है। टोटल एनर्जी नेगेटिव हो रही है, तो मैं क्या करूँ, इसको पॉजिटिव बना दूँ। पॉजिटिव बनाऊंगी तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, ठीक है, साई बेशक यहाँ पे ऐसे रख लो या मत रखो, मर्जी है, प्लस क्या हो जाएगा, ई माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि ई तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ई माइनस वी इक्वल्स टू 0 साई इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इतना हो गया हमारे पास, बस इसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बस हमने ये उस तरीके से रिप्रेजेंट कर ली। पिछली बार हमने क्या किया था, ये वाली चीज़ पे आके हम रुके थे, लेकिन इस बार हमने क्या करा है, हम इस वाली चीज़ पे आगे रुके। बस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पोस्टुलेट्स यूज़ करके ऐसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई है ये कि मैंने इतना जल्दी कैसे कर दिया ये, तो आपको कुछ नहीं करना,
जो लास्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला अपना लेक्चर है उसको जाके देखें, वहाँ पे इतनी अच्छे से करा रखी है, एक एक बात बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखी है, आप वो देखें तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे, फिर हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं और आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स में आई थिंक ख़त्म हो जानी चाहिए, कम बेशक, ज़्यादा तो आई थिंक नहीं होंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे अपने क्वांटम मैकेनिक्स का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।